ऑब्जर्वर है, एक मूविंग ऑब्जर्वर है और एक रेस्ट वाला ऑब्जर्वर है, तो उसको एक ही चीज की जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है वो डिफरेंट नजर आती है। और उसको हमने कैलकुलेट भी किया था कि किस तरह से ये चीजें डिफरेंट नजर आती है। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसी सेम चीज को डिस्कस करेंगे जो हमने जो है वो कल डिस्कस की थी, उसी की कंटिन्यूटी है, जिसको हम कहते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं बेटा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसकी इक्वेशंस हम करेंगे कि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए बेटा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन equations are used when body moves with moderate speeds। ठीक है। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन is not valid for higher speeds। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हायर स्पीड्स के लिए वैलिड नहीं है बेटा। अब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, इसको देख ले बेटा। कल वाले सेम एग्जांपल से ही डिस्कस करते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था उसी के हिसाब से देखते हैं कि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज के बारे में हमें बताती है। देखिए ये वही कल वाला एग्जांपल था बेटा, जिसके अंदर हमने कुछ कैलकुलेशंस भी की थी। उसी सेम चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ बेटा। कल हमने डिस्कस किया था बेटा, ये ऑब्जर्वर ए है, ये ऑब्जर्वर बी है और ये सी है बेटा। ठीक है। ये बी ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट में बेटा, और ए जो होता है वो इस ट्रेन के साथ मूव कर रहा है बेटा। और वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन हमने ली थी 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी वेलोसिटी हमने ली थी, वेलोसिटी ऑफ द सी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमने ली थी बेटा। और आफ्टर 5 मिनट्स हमने किया था बेटा, आफ्टर 5 मिनट्स ये हमने किया था बेटा, ये हम कल कैलकुलेट कर चुके हैं। डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी 0.83 किलोमीटर हमने किया था। और इसके हिसाब से हमने किया था बेटा, इसके हिसाब से हमने किया था ये जो है आफ्टर 5 मिनट्स वाला जो ऑब्जर्वेशन था बेटा, उसके अंदर ये डिस्टेंस ऑफ द सी 0.83 किलोमीटर। ठीक है। और ये डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन हमने किया था 5 किलोमीटर में। ये कल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, या हमने ये किया था कि डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन प्लस हमने किया था डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रिस्पेक्ट टू द बी। ये इक्वेशंस हमने की थी। और एक और भी इक्वेशन हमने की थी कि वेलोसिटी ऑफ द सी विथ रिस्पेक्ट टू द ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ द सी बेटा। ये हमने किया था बेटा, जब हमने किया था ना 60 प्लस 70 बेटा, ये हमने किया था कि वेलोसिटी ऑफ द सी विथ रिस्पेक्ट टू द ए इज इक्वल टू 60
प्लस 10 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। ये हमने इक्वेशंस की थी बेटा कल वाली, जो समरी मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इन्हीं चीजों को मैथमेटिकली, इन्हीं चीजों को जो मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कि मैथमेटिकली जब इसी चीज को हम लिखते हैं, तो जो हम लिखते हैं ना, वो इक्वेशंस जो कहलाती हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस कहलाती है। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तब वैलिड होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो मॉडरेट होती है या स्पीड आम नॉर्मल स्पीड होती है, तो उसके लिए वो इक्वेशंस वैलिड है। लेकिन अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करती है तो ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होती बेटा। ठीक है, तो आप इसको सेंस में देखेंगे। अब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस क्या कहती है बेटा? इक्वेशंस फॉर, ठीक है बेटा, फॉर डिस्प्लेसमेंट बेटा। बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशंस क्या होती है बेटा? देखिए बेटा, आप देखेंगे कि ये डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, इसको आप कह ले बेटा कि ये डिस्टेंस जो होता है, ये होता है बेटा एक्स डैश। यहाँ से इसको जो बेटा ये वाली कल बेटा ये जो हमने की थी, इसको आप बेटा, इसको ये मैंने की थी बेटा इस तरह से, ये मैं लिखने में बेटा इसको है, ये ए है बेटा, ये बी है और ये सी। कल हमने इस तरह लिखा था बेटा। जो ए को डिस्टेंस नजर आता है उसको हम एक्स डैश कहते हैं, ठीक है। और जो बी को डिस्टेंस नजर आता है बेटा, इसको आप कह ले एक्स। ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस है एक्स डैश। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये है, ये आप कह लें कि ये एक्स डैश है बेटा। ठीक है, अब ये ट्रेन का डिस्टेंस बेटा हो गया एक्स डैश। ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस जैसे आपके बुक में कहा गया बेटा, मैं वही नेम देता हूँ कि ये जो टोटल डिस्टेंस है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस एक्स डैश बेटा। इस तरह से आप कह लें, क्योंकि आपके बुक के अंदर जो बेटा कहा गया है, ये ये एक मिनट, ये डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन है बेटा, ये डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन है बेटा। ठीक है, तो ये मैंने वही नेम दिए बेटा जो आपके बुक के अंदर वो है। ये एक्स डैश कहा जाता है, इसको एक्स कहा जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन कहते हैं बेटा। ठीक है, अब इसकी हम इक्वेशंस बनाते हैं। पहले मैं इसको लिख देता हूँ बेटा। क्या आप कहोगे बेटा? एक्स डिस्टेंस ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी बेटा। ठीक है, और एक्स डैश ये बेटा डिस्टेंस ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए बेटा। ठीक है, और ये जो होगा बेटा डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन है, जो v इंटू टी से एक्सप्रेस किया जाएगा बेटा। इसलिए v इंटू टी से एक्सप्रेस किया जाएगा क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो ट्रेन है वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा, ऑब्जर्वर ए is not in same frame in which event is happening बेटा।
देखिए बेटा, ये जो ऑब्जर्वर ए है ये जमीन पे है, और ये जो सी मूव कर रहा है ये कहाँ पे कर रहा है, ट्रेन पे। तो आप ए के बारे में कहोगे कि जो ऑब्जर्वर ए है वो उस फ्रेम में नहीं है जिस फ्रेम के अंदर ये इवेंट हो रहा है। ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है, ट्रेन के ऊपर, और ये ऑब्जर्वर कहाँ है बेटा, जमीन पे। तो आप कहोगे कि जो जमीन वाला ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो उस फ्रेम के अंदर नहीं है जिस फ्रेम के अंदर इवेंट हो रहा है। और इवेंट कहाँ पे हो रहा है, ट्रेन पे हो रहा है बेटा। और बेटा ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर बी is in the same frame of reference in which event, जिसके अंदर इवेंट हो रहा है बेटा, ठीक है, ये बी उसी बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें सी मूव कर रहा है। सी भी ट्रेन के ऊपर मूव कर रहा है और बी भी ट्रेन के ऊपर मूव कर रहा है। तो इन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है बेटा, और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए का बेटा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब बी को डिस्प्लेसमेंट भी अलग नजर आया, बी को इसकी वेलोसिटी भी अलग नजर आई, जबकि ए को इसका डिस्प्लेसमेंट भी अलग नजर आया है और ए को इसकी वेलोसिटी भी अलग नजर आई। अब ये गिलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो सी मूव कर रहा है ये 10 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, और जो ट्रेन मूव कर रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर से। अब पहले ये तय कर ले कि यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है या नहीं है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए वैलिड होती है, मॉडरेट स्पीड्स के लिए, और मॉडरेट स्पीड है, हाई स्पीड नहीं है। हाई स्पीड कौन सी होती है, वो स्पीड जो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो, हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट हो, 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट हो, 2/3, या ऐसी स्पीड जो बहुत ज्यादा हाई होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर की जा सकती है। तो ऐसी स्पीड्स के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो वैलिड नहीं होती। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट स्पीड्स के लिए होती है, आम स्पीड्स के लिए होती है। तो जो हमने कल समझा या सीखा है ना, उसी चीज को आज मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं। अब देखिए बेटा, अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा बेटा, आप इसको इस तरह से लिखोगे बेटा, डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द ए, ठीक है बेटा। अब ए के हिसाब से इसका डिस्टेंस कौन सा हुआ बेटा, इसका डिस्टेंस हुआ डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ द सी विथ रेस्पेक्ट टू द बी। अब ये हमने आज इक्वल किया है बेटा एक्स डैश के। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। ए के हिसाब से इसका डिस्टेंस एक्स डैश है और बी के हिसाब से इसका डिस्टेंस एक्स है बेटा। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, क्योंकि बेटा डिस्टेंस ट्रेन मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन को v इंटू टी कर सकते हैं, प्लस आप करोगे x बेटा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि x इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस बी टी। ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं बेटा, ये इक्वेशंस है बेटा, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस कहलाती है कि एक्स डैश इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स, या एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस वी इंटू टी, ठीक है, इस तरह से। अब ये इक्वेशंस क्या कहती है, ये इक्वेशंस कहती है कि डिस्टेंस मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर which is not in the same frame in which event
is happening is equal to distance covered by frame plus distance of ऑब्जेक्ट बेटा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी चीज है बेटा कि ये जो ए है इसको इसका डिस्टेंस कितना नजर आया बेटा, इसको इसका डिस्टेंस नजर आया बेटा इज इक्वल टू 5 प्लस 0.83 इज इक्वल टू 5.83 किलोमीटर। इसका मकसद है ए को इसका जो डिस्टेंस सी का नजर आया वो डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ द इवेंट हुआ बेटा। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और प्लस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों का डिस्टेंस सम करेंगे तो ए के डिस्टेंस के बराबर आएगा। और ए जो होता है वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये इवेंट हो रहा है। तो सिंपली आप कहोगे कि डिस्टेंस मेयर्ड, ठीक है, आप सिंपली इसको कहोगे कि ऐसा ऑब्जर्वर जो उस फ्रेम में नहीं है जिस फ्रेम में ये इवेंट हो रहा है, ठीक है, ये इवेंट हो रहा है ट्रेन के ऊपर और ए कहाँ पे है, ए ट्रेन से बाहर है, ए अर्थ के ऊपर है। तो जो ए को डिस्टेंस नजर आएगा सी का वो डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन प्लस जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ, आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट सी होगा बेटा। अब इसके बाद है कि वेलोसिटी इक्वेशंस बेटा। वेलोसिटी इक्वेशन बेटा कौन सी होती है, तो आप कहोगे बेटा कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन, लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन इज वैलिड। अब ये लॉ वेलोसिटी ऑफ एडिशन होता क्या है बेटा, लॉ वेलोसिटी ऑफ एडिशन ये जो मैंने लिख दिया है बेटा, देखिए अब ये जो हमने पढ़ा था ना बेटा, ये कि जो इसको ए को उसकी स्पीड नजर आएगी वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ द सी बेटा, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन के वेलोसिटी ऑफ द सी विथ रिस्पेक्ट टू द ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ द सी विथ रिस्पेक्ट टू द बी। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन। ये आपको कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट measured by observer which is not in same frame of reference in which event is happening, then ठीक है is equal to बेटा, is equal to velocity of frame plus velocity of object। ठीक है कि ये जो बेटा आउट ऑफ फ्रेम ऑफ जो होगा बेटा इवेंट के फ्रेम से जो बाहर होगा, जैसे ए की हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं तो जो ए को सी की स्पीड नजर आएगी वो इक्वल टू द स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस उसकी अपनी जो है, जैसे स्पीड ऑफ ट्रेन 60 है और स्पीड ऑफ द मैन जो होती है वो होती है जो 10, तो टोटल कितनी नजर आती है, टोटल जो नजर आती है बेटा वो नजर आती है 70। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस हैं। इन सब की अगर आप समरी देखें तो 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये जो भी डिस्कशन हमने कल की है ना, इसमें दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में स्पीड और जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट नजर आता है। और उसके बाद दूसरी बात के फिजिक्स के लॉज जो होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम्स में तब्दील नहीं होते। हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फिजिक्स का लॉ होता है वो सेम रहता है, उसकी रिजल्ट्स डिफरेंट होती है। जैसे कल से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ए के लिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की रिजल्ट अलग है और बी के लिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की रिजल्ट अलग होती है। ठीक है, तो ये चीज हमें बताती है कि लॉज ऑफ फिजिक्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तब्दील नहीं होते, फिजिक्स सेम रहती है, उसके फार्मूलाज की रिजल्ट चेंज हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि सब के सब इनर्शियल फ्रेम जो होते हैं वो फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्रेस करने के लिए इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का मकसद होता है कि उनके अंदर फिजिक्स के लॉ सेम रहते हैं, रिजल्ट्स चेंज होती है। इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम इक्वल कहेंगे ना, इसका मकसद है लॉ भी सेम हो रिजल्ट भी सेम हो। यहाँ पे रिजल्ट सेम नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ लॉ सेम रहता है। और उसके बाद आज जो हमने डिस्कस की गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमें इक्वेशंस प्रोवाइड करती है कि जो डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन प्लस उसका खुद डिस्प्लेसमेंट, और जो वेलोसिटी नजर आएगी वो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन प्लस उसकी ऑब्जेक्ट की अपनी स्पीड नजर आएगी। मींस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस हमें एक बेस प्रोवाइड करती है कि हम कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो वैलिड होती है वो सिर्फ मॉडरेट स्पीड्स के लिए वैलिड होती है। तो ये हो गई बेटा हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस बेटा। अब आ जाते हैं बेटा इसकी कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आपके बुक के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेटा, ये आप कह सकते हैं बेटा, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कुछ चीजें हैं बेटा जो आपके बुक के अंदर दी गई है। अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मकसद है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स, बेटा ये मैं पहले भी लिख चुका हूं, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड बेटा, न्यूटन्स लॉज वैलिड होते हैं बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, frame of reference at rest are moving with uniform velocity. Uniform velocity is called inertial frame of reference. ठीक है बेटा, और हमने ये भी बात डिस्कस की थी बेटा, देयर इज नो एब्सोल्यूट inertial frame, inertial frame of reference in universe बेटा। बेटा यूनिवर्स के अंदर कोई भी एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, लेकिन जमीन को हम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो इनर्शियल है बेटा। ठीक है, अब अर्थ के बारे में कुछ चीजें कही गई है बेटा। फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पसेस वी मे कंसीडर आवर अर्थ एज एन इनर्शियल फ्रेम बेटा। ये प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, लेकिन स्ट्रिक्टली ये नहीं होता बेटा। However, since the earth is revolving round the sun,
and is rotating about its own axis. A coordinate system chosen at Earth require forces to hold an object at rest in this rotating frame बेटा, क्योंकि अर्थ एक्सीलेट कर रही है और जो चीज एक्सीलेट करती है ना उसमें जो मुख्तलिफ चीजें होती है ना वो अपनी जगह पे नहीं रह सकती, वो इधर उधर हो जाती है। जैसे गाड़ी होती है, जब ब्रेक लगता है या वो एक्सीलेट करता है तो जो भी चीजें होती वो इधर उधर हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि वो एक्सीलेट कर रही है। अब अर्थ भी एक्सीलेट कर रही है क्योंकि अर्थ रोटेटरी मोशन के अंदर है। अगर अर्थ एक्सीलेट कर रही है तो होना यही चाहिए कि हम जो चीजें जमीन पे के ऊपर रखते हैं वो खुद ब खुद इधर उधर हो जाए, क्योंकि एक्सीलेटिंग चीज के अंदर ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, आप जो चीज जहाँ पे रखते हो वहीं पे पड़ी होती है, खुद ब खुद इधर उधर नहीं होती, इसलिए कि अर्थ के अंदर ये रोटेशनल इफेक्ट्स बहुत ही कम है और यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, इसलिए फ्रिक्शन इनको रोक लेती है और अर्थ के इस रोटेशनल इफेक्ट की वजह से चीजें इधर उधर नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर रोटेशनल इफेक्ट्स इतने मिनिमम है कि आप कह सकते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इन सच अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल नॉट रिमेन एट रेस्ट if there is no unbalanced force acting on it. We are, however, quite fortunate that rotational effects on the Earth are small enough so that the Newton's laws are applicable on the experiments conducted on Earth's surface. Thus, to a good approximation, we may consider that objects at rest remain at rest on the surface of Earth, even if it is not strictly an inertial frame of reference. Even if is not strictly an inertial frame of reference. Thus, we may also define inertial frame of reference that in which Newton's laws are valid. It can be shown that all inertial frames are equivalent बेटा। ये सब के सब inertial frames जो होते हैं बेटा equivalent होते हैं from the point of view of making measurements of physical phenomena। कि ये बेटा लाइन कहती है कि इनर्शियल फ्रेम्स इक्विवेलेंट हो। जैसे हम इनर्शियल फ्रेम कल से दो ले रहे हैं, एक ट्रेन ले रहे हैं और एक अर्थ ले रहे हैं। ट्रेन भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो वो भी इनर्शियल है और अर्थ भी इनर्शियल। अब ये दोनों फिजिकल फिनोमिना कौन सी, जो ऑब्जेक्ट सी है उसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मकसद है कि दोनों के अंदर फार्मूला S=VT इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों की रिजल्ट्स डिफरेंट है। तो जब फार्मूला सेम हो और रिजल्ट डिफरेंट हो उसको इक्विवेलेंट कहा जाता है। डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स मे हैव डिफरेंट वैल्यूज। जैसे हमने देखा कि डिफरेंट वैल्यूज आई डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटी की of physical quantities, but the basic physical laws, relationship between the mere physical quantity will always remain the same for all observers. लेकिन ला तो weather change होती है। For example, let two observer, ये एक एग्जांपल दिया गया है बेटा कि जिस तरह से दो लाइट हो उनके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहेगा, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट नजर आएंगे। जैसे ट्रेन के ऊपर अगर हम एक और ऑब्जेक्ट डी भी बनाए और सी और डी आपस में कोलाइड करें तो सी और डी के ऊपर अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो वो वैलिड होगा। दोनों की एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम होगी, आफ्टर भी सेम होगी। मीन सब क्लासिकल फिजिक्स के लॉज सेम रहेंगे, बाकी रिजल्ट्स जो होंगी वो एक ऑब्जर्वर को एक नजर आएगी और दूसरे को दूसरी नजर आएगी। ठीक है बेटा, आगे इंशाल्लाह कल डिस्कस।